शुरुआत अहम खबर से। तो क्या कोयलांचल को कीर्ति कबूल नहीं है? पहली बार कोयलांचल पहुंचे कीर्ति आजाद को अपने ही कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। कार्यकर्ताओं ने पैराशूट प्रत्याशी नहीं चलेगा और धनबाद से वापस जाओ के नारे लगाए और कीर्ति आजाद को काला झंडा दिखाया। हालांकि कीर्ति आजाद के प्रचार का काफिला रुका नहीं और धनबाद की जनता से वादा किया कि संसद में आपकी आवाज उठाने आया। कोयलांचल में कांग्रेस प्रत्याशी कीर्ति आजाद का स्वागत कुछ इस तरह हुआ। कीर्ति आजाद का काफिला जब सड़क से गुजर रहा था तो कांग्रेसी कार्यकर्ता पैराशूट प्रत्याशी का विरोध करने लगे। हाथ में काला झंडा और जुबान पर वापस जाने की नसीहत। कार्यकर्ताओं का खुलेआम विरोध एक तरफ और दूसरी तरफ कीर्ति आजाद का अति उत्साह। वो देख रहे हैं, मैं आया हूं और मेरा स्वागत जिस प्रकार से हो रहा है जगह जगह पर, हजारों मोटरसाइकिल, सैकड़ों गाड़ियां, दसियों हजार लोग फूल माला दे रहे हैं। आपने मेरी गाड़ी में भी देखा कैसे भरे हुए हैं, आधे से ज्यादा तो गिर गई रास्ते में। कीर्ति आजाद का दावा है कि कोयलांचल में स्वागत शानदार किया गया है, लेकिन धनबाद की सड़क पर दिखाए गए काले झंडे पर आजाद के लब खामोश पड़ गए। मैं इस विषय पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। कीर्ति आजाद के लब भले ही अपने विरोध पर खामोश पड़ गए हों, लेकिन धनबाद के कांग्रेसी कार्यकर्ता तो खुलकर कीर्ति का विरोध कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, कांग्रेसी कार्यकर्ता कीर्ति को पैराशूट प्रत्याशी बता रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान से वापस की मांग करते हैं। ये कीर्ति आजाद यहाँ पे नहीं चलने वाला है, ये बहुत ही कमजोर प्रत्याशी है। हम लोग इसको वापस होने की मांग करते हैं। हम लोग कीर्ति आजाद जी को नहीं चाहिए। हम लोग का यहाँ, हम लोग का जो पुराना नेता है दरे जी, उन्हीं को हम लोग चाहिए। नया चेहरा हम लोग को नहीं चाहिए। कीर्ति आजाद विरोध को दरकिनार करते हुए शहीद इसरार खान के परिजनों से मिलने पहुंचे। उनका हाल जाना, ढांढस बंधाया और लगे हाथ राष्ट्रवाद का राग भी आलाप दिया। राष्ट्रवाद की बात करने वाले, पाकिस्तान पे हमला करने वाले, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से शुभकामनाएं लेते हैं पूर्व प्रधानमंत्री बनने के लिए। जाहिर है कीर्ति आजाद पर बीजेपी का पलटवार आना था और आया भी। कीर्ति आजाद तो बिल्कुल स्पेस शटल से ड्रॉप किए हुए उम्मीदवार हैं, जिनका ना झारखंड और धनबाद से कोई लेना देना नहीं है। तो जाहिर तौर पर जब आप ऐसे बाहरी उम्मीदवारों को देंगे तो स्थानीय कार्यकर्ताओं में रोष होगा ही। पिछली बार हम लोगों ने धनबाद रिकॉर्ड मार्जिन से जीता था, इस बार उस रिकॉर्ड को और भी हम बेहतर करेंगे। लिहाजा धनबाद की समस्या और पीएन सिंह पर हमला करना कीर्ति आजाद नहीं भूले। मजदूरों को लेकर के समस्या है, विस्थापितों को लेकर के समस्या है, सिंदरी में फर्टिलाइजर फैक्ट्री थी उसको लेकर के है, दामोदर घाटी परियोजना जिसको बेचने की सरकार प्रयास कर रही है, जिसमें अनेकों हजारों लोग नौकरी करते हैं। उसी प्रकार से बोकारो स्टील को बेचने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे इन्होंने राउरकेला को बेचा था। तो इस प्रकार से इनका प्रयास है उन सबों को रोकना है। पिछली बार तो बेचारे बड़े मुश्किल से जीते थे और अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता। कम से कम 2 लाख वोट से हारेंगे पीएन सिंह जी। कीर्ति आजाद को भले ही झरिया में कड़वे अनुभव मिले, कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन कीर्ति पूरे जोश के साथ धनबाद में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। धनबाद से नितेश मिश्रा के साथ मदन, जी मीडिया, रांची। रांची से इस बार किसके सर ताज सजेगा, किसका राज तिलक होगा, कौन रांची का रणवीर बनेगा, ये सबसे बड़ा सियासी सवाल है। बीजेपी निवर्तमान सांसद रामटहल चौधरी का टिकट काटकर संजय सेठ को चुनावी मैदान में उतार रही है, तो कांग्रेस से सुबोधकांत सहाय महागठबंधन के रथ पर सवार हैं। संजय सेठ ने आज चुनाव धारा को लेकर केंद्रीय कार्यालय पहुंचे और सुबोधकांत सहाय को मौसमी नेता उन्होंने करार दिया। तो वहीं सुबोधकांत सहाय रांची में बड़े मार्जिन से जीत का दावा कर रहे हैं। सेठ के सिर ताज या सहाय का होगा राज? रांची का रणवीर कौन? राजधानी रांची पर सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर है। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के रामटहल चौधरी रांची में जीत दर्ज कर कमल खिलाया था उन्होंने। तो इस बार संजय सेठ बीजेपी से रांची के रण में किस्मत आजमा रहे हैं। रांची लोकसभा में कुल 6 विधानसभा सीट आती है। रांची, कांके, खिजरी, हटिया, सिल्ली और ईंचागढ़ विधानसभा शामिल है। इसमें 4 विधानसभा पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि सिल्ली जेएमएम के खाते में है। रांची लोकसभा में कुल
63,000 वोटर हैं, जिन्हें रांची का राजकुमार तय करना है। बीजेपी से टिकट मिलने के बाद से ही संजय सेठ चुनावी अभियान में जुट गए। 12 अप्रैल को बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ ने अपना केंद्रीय कार्यालय खोला। कार्तिक उरांव चौक पर अब अपने चुनावी कार्यालय से संजय सेठ प्रचार अभियान को देखेंगे। इस मौके पर नगर विकास मंत्री सीपी सिंह, विधायक जीतू शरण राम, विधायक रामकुमार पाहन सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ ने कांग्रेस उम्मीदवार सुबोधकांत सहाय को मौसमी नेता बताते हुए कहा, जब चुनाव आता है तभी दिखते हैं, जबकि संजय सेठ सालों भर सड़क पर जनता के बीच रहते हैं। बहुत लोग मौसमी लोग होते हैं, मौसम के अनुसार चलते हैं कि साल में जब चुनाव होता है तो वो दिखते हैं। और हम सब तो एक सामाजिक कार्यकर्ता 365 दिन सड़क पे दिखते हैं। रांची का रण आसान नहीं होने वाला, क्योंकि महागठबंधन रांची में पूरी ताकत झोंक चुका है। लिहाजा बीजेपी भी पूरी ताकत के साथ विपक्ष को घेरने से नहीं चूक रही। जो भी होगा उसको हम लोग पार करेंगे। कहा गया है ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। रांची के रण में संजय सेठ का मुकाबला कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय से है। लिहाजा सुबोधकांत सहाय चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। वहीं बीजेपी पर हमला का मौका मिलते आरोपों की झड़ी लगा देते हैं। सुबोधकांत सहाय की दलील है कि इस बार लड़ाई बीजेपी नेताओं के झूठे जुमलों से है। बीजेपी सरकार के 2014 के सभी वादे झूठे निकले, तो जेएमएम सुबोधकांत के बड़े मार्जिन से जीतने का दावा कर रहे हैं। भाजपा और भाजपा का झूठ, जो 5 साल के उनके झूठ के कारनामे रहे हैं, उसी पे वो अपनी दलीली दे रहे हैं। कोई लॉजिकल लड़ाई तो लड़ते नहीं है। 6 मई को रांची में वोटिंग है। ऐसे में रांची की जनता के मत को अपने पाले में करने की कवायद दोनों पार्टियों की ओर से की जा रही है। अब तो 23 मई को ही पता चलेगा कि रांची का रणवीर कौन है। रांची से सी मीडिया के लिए कुमार चंदन की रिपोर्ट। झारखंड में बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शिबू सोरेन एंड फैमिली को घेरा। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन को इस बार आराम की सलाह दी, तो जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को सीएनटी एसपीटी एक्ट उल्लंघन मामले में कटघरे में खड़ा किया है, जिसके बाद विपक्ष तिलमिला उठा और पूरे मामले पर सियासत शुरू हो गई। सब लोग कह रहे हैं कि बाबा का अंतिम बारिश समाप्त हो गया, अब उनको आराम करना चाहिए। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटों के लिए सियासी संग्राम छिड़ गया है। सीएम रघुवर दास जानते हैं कि अगर संथाल के दुर्ग में पताका लहराना है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख शिबू सोरेन को टारगेट करना होगा। सब लोग कह रहे हैं कि बाबा का अंतिम बारिश समाप्त हो गया, अब उनको आराम करना चाहिए। सीएम रघुवर दास गुरुजी के बयान को आधार बनाकर ही उन्हें आराम करने की नसीहत दे रहे हैं। जाहिर है झारखंड की सियासत के कद्दावर नेता गुरुजी अब भी विपक्ष के सबसे बड़े नेता के तौर पर हैं। ऐसे में महागठबंधन के सबसे बड़े नेता पर हमले से विपक्ष तिलमिला उठा। कभी कभी जाकर के मुख्यमंत्री जी जो हैं उनका पैर छू करके आशीर्वाद लेते हैं, अपने आप को उनका बेटा कहते हैं, और उसके बाद ऐसा बयान ये उनकी सोच को दर्शाता है। विपक्ष लामबंद होकर हमले का जवाब दे रहा है। इधर खुद गुरुजी भी आराम के मूड में नहीं है। 10 अप्रैल को गुरुजी जब दुमका पहुंचे तो दम भरते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी कौन है ये दुमका की जनता नहीं जानती। दुमका की जनता सिर्फ गुरुजी को पहचानती है। कौन क्या काम करे, कौन नरेंद्र मोदी जनता है? जनता है क्या? यहाँ कोई जनता है तो शिव को जनता है। गुरुजी भले ही जेएमएम को धार देने के मूड में है, लेकिन सीएम रघुवर दास तो गुरुजी के साथ साथ हेमंत सोरेन को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सीएम रघुवर दास सीएनटी एसपीटी एक्ट के उल्लंघन के मामले में सोरेन परिवार पर हमलावर हैं। मैं नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहता हूं कि आपने सीएनटी एसपीटी एक्ट का कानून का उल्लंघन किए कि नहीं?
और ये जो विभिन्न जगह जमीन खरीदे लगभग 500 करोड़ रुपए के, वो 500 करोड़ रुपए कहाँ से आए? हमें नहीं लगता कि देश के किसी राज्य में किसी नेता ने एक दिन में 6 जमीन का एक दिन में रजिस्ट्री कराया। जाहिर है सीएनटी एक्ट उल्लंघन मामले में हेमंत सोरेन पर कई संगीन आरोप हैं। ऐसे में इस बार जेएमएम को झारखंड में दोहरी लड़ाई लड़नी होगी, एक साख बचाने की, दूसरी गढ़ बचाने की। रांची से रेजिडेंट एडिटर मनीष मेहता के साथ कुमार चंदन, दुमका से सुबीर, पाकुड़ से सोहन की रिपोर्ट। झारखंड चुनाव में ट्राइबल आबादी का सबसे अहम रोल होता है, लिहाजा ट्राइबल्स को अपने पाले में करने की सभी राजनीतिक दलों की रणनीति होती है। ऐसे में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आदिवासियों को सरना धर्म कोड लागू करने की अनुशंसा का भरोसा दिया है। इसे झारखंड में बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी देखा जा रहा है और कहा जा रहा है। तो वहीं विपक्ष बीजेपी के सरना कोड पर बिफर पड़ा है। जेवीएम के नेता तो आपा तक खो बैठे हैं। आदिवासी वोट बैंक ऑफ झारखंड, वोट कैश के लिए सरना कार्ड, गरीबी, मुफलिसी और आधुनिकता से कोसों दूर, ये हैं झारखंड के आदिवासी समुदाय। आदिवासियों के हक और अधिकार की बात को लेकर ही साल 2000 में झारखंड का निर्माण हुआ। सालों से झारखंड में सरना धर्म कोड लागू करने की आदिवासियों की मांग है। ऐसे में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 2022 में राज्य सरकार की तरफ से सरना धर्म कोड लागू करने की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजने का ऐलान किया। हमने सदन के अंदर घोषणा की है। इस राज्य की सबसे बड़ी पंचायत है सदन, और सदन के अंदर हमने घोषणा की कि 2022 में जब भी जनगणना होगी तो राज्य सरकार अनुशंसा करके भेजेगी। यह स्पष्ट घोषणा, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो वादा पूरा करती है। 2022 में जब जनगणना के समय हम अनुशंसा करके निश्चित रूप से सरना कोड लागू हो, वो हम प्रस्ताव भेजेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही इनकी मांग है उसको पूरा करने का काम करेगी, दूसरी कोई सरकार इसको पूरा नहीं कर सकती। जब भी करेगी। सीएम रघुवर दास के बयान के बाद झारखंड की सियासत में अब सरना धर्म कोड बड़ा मुद्दा बन गया है। जेएमएम की दलील है कि सरना धर्म कोड हेमंत सोरेन ही पूरा कर सकते हैं, जबकि जेवीएम सरना धर्म कोड पर आपा खो बैठा है। जेवीएम महासचिव बंधु तिर्की मुख्यमंत्री रघुवर दास को बाहरी बताकर झारखंड के भाग्य को कोस रहे हैं, जबकि सीएम रघुवर दास के लिए अनाप शनाप बोलकर लाइमलाइट में आना चाहते हैं। जब आपको मौका मिला तब तो आप कुछ कर नहीं पाए, अब आप 2022 की बात करते हैं। अनुशंसा आप अभी कर दीजिए ना, जब होना होगा अनुशंसा तो कर दीजिए। इतने दिनों से वो विगत चुनाव में भी उनका एजेंडा में था सरना कोड, वो सरना कोड को क्यों नहीं लाया? आपको इतना उसको सरना कोड के बारे में चिंता था। भारत के अंदर में उनकी सरकार थी, राज्य में उनकी सरकार है, विधानसभा में मामले को बहस करा के पारित करा करके, विधानसभा से तो पारित करा करके कम से कम भेजता। आदिवासियों का विकास, मुख्य धारा से उनको जोड़ना, आधुनिक बनाना झारखंड के सबसे बड़े मुद्दों में से एक है। ऐसे में सरना धर्म कोड का पासा फेंककर बीजेपी ने विपक्ष को बेचैन कर दिया है। रांची से कुमार चंदन के साथ लोहरदग्गा से पारस की रिपोर्ट, जी मीडिया। लोकसभा चुनावों में गोड्डा की जंग पर सबकी नजर है। जो जो चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, त्यों सियासी पार्टियों में हलचल भी तेज हो रही है। महागठबंधन के जेवीएम प्रत्याशी चुनाव अभियान में जी जान से जुटे हुए हैं, गांव गांव जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। तो वहीं महागठबंधन के घटक दल भी प्रदीप यादव के समर्थन में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मधेपुरा के 52 बीघा में महागठबंधन के, मधुपुर के 52 बीघा की हम बात कर रहे हैं, जहां महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें जेवीएम प्रत्याशी प्रदीप यादव के साथ ही जेएमएम नेता और पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी, आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री सुरेश पासवान, पूर्व कांग्रेस सांसद सलाउद्दीन अंसारी समेत कई नेता शामिल रहे और प्रदीप यादव को जीत दिलाने की अपील की। बैठक में कार्यकर्ताओं को कई टिप्स भी दिए गए, जिससे कि बीजेपी के किले को ध्वस्त किया जा सके। गोड्डा की 19 मई में आखिरी चरण में वोटिंग होगी।
गठबंधन के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने यह तय किया है कि हम मिल करके गांव-गांव तक जाएंगे, पंचायतों तक जाएंगे, बूथों तक जाएंगे और इस प्रकार से किलाबंदी, घेराबंदी करेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी नौटंकीबाज पार्टी है, उनके नेता झूठ सच कह करके हमारे वोटरों को बरगला न सके। हमारे चारों पार्टी मिलकर के काम करेंगे और बहुत मजबूती के साथ करेंगे ताकि महागठबंधन की उम्मीदवार की जीत हो। भारी बहुमत से जिताने का संकल्प लिया गया है और हम लोग इस बार जो है प्रदीप यादव को भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। यह क्योंकि ये महागठबंधन का जनप्रतिनिधि है, महागठबंधन का जो है उम्मीदवार। एक तरफ जहां महागठबंधन बीजेपी को परास्त करने में लगी है, वहीं वर्तमान गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे विकास के मुद्दे पर महागठबंधन की रणनीति को फेल करने में लगे हैं। निशिकांत दुबे ने प्रदीप यादव को अपना प्रतिद्वंदी मानने से इनकार कर दिया है। निशिकांत दुबे के मुताबिक पूर्व सांसद फुरकान अंसारी की बेटी तृणमूल कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हैं और सीधा मुकाबला सिर्फ उन्हीं से है। एक न एक योजना गांव में गरीब को मिला है। दूसरा, इस गोड्डा लोकसभा में 1 लाख करोड़ की योजना चल रही है, चाहे वो पावर प्लांट हो, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे कुनासी डैम हो, चाहे गुड़ई डैम हो, चाहे रेलवे लाइन हो, चाहे नेशनल हाईवे हो। 1 लाख करोड़ की योजना चल रही है। आज तक भारत के इतिहास में किसी लोकसभा में कितना काम नहीं हुआ जितना गोड्डा में हुआ। और यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ और आगे देखिए।